हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम लोग जो है अपनी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का पाठ 14 जो हमारा आखिरी पाठ है बच्चों, मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को भी बच्चों हम 3 चरणों में पूरा करेंगे। पहले तो हम पूरे पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे, दूसरे चरण में हम लोग प्रश्नाभ्यास करेंगे और तीसरे एवं आखिरी चरण में महत्वपूर्ण तथ्य एक नज़र प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये पाठ बहुत ही उपयोगी है, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पाठ को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और इसमें दिए गए तथ्यों को समझना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस पाठ को। पाठ बच्चों हमारा 14 है, मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति। बच्चों, जब मुगल आए तो अपने साथ वो एक संस्कृति, समृद्ध संस्कृति लेकर के आए और हमारी संस्कृति से जब वो संस्कृति मिली तो एक नई संस्कृति का आगाज हुआ। बहुत से चीज़ें हम लोगों ने सीखी और बहुत सी उन लोगों ने भी हमसे सीखी। संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ, ज्ञान का आदान प्रदान हुआ और एक नए समाज का निर्माण हुआ। आइए बच्चों, विस्तार से इसको समझते हैं। मुगलों के शासनकाल में देश में समाज, राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। भारत के विभिन्न भागों तथा अलग अलग धर्मों और नस्ल के लोगों ने अनेक प्रकार से सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया, जिससे एक नई संस्कृति का विकास हुआ। सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति। भारत में मुगलों के आगमन से सामाजिक जीवन पद्धतियों में बदलाव आया। जाति व्यवस्था के अंदर ही नई जातियों और उपजातियों का उदय हुआ। मुगल काल में सम्राट एवं उसका परिवार सर्वोपरि था। उसके उपरांत दूसरे वर्ग में उलेमाए, पवित्र धार्मिक व्यक्ति, सैयद, शेख आदि थे। द्वितीय वर्ग में ही मुस्लिम अमीर, अधीनस्थ राज्यों के शासक, जमींदार, जागीरदार आदि थे। मध्यम वर्ग में अध्यापक, हकीम, ज्योतिष, कवि, व्यवसायी, कोतवाल, चौकीदार, काजी, चौधरी आदि थे। तत्पश्चात भूमि कृषक, श्रमिक, दरिद्र, निसहाय, दास आदि की श्रेणी थी। मतलब कहने का मतलब ये कि बच्चों, उस समय भी समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। जो सबसे प्रमुख वर्ग वो सम्राट का था, मतलब समाज में सम्राट और उसका परिवार सर्वोपरि था। दूसरे वर्ग में उलेमा एवं पूजा पाठ कराने वाले व्यक्ति, सैयद, शेख आदि थे। द्वितीय वर्ग में मुस्लिम अमीर, अधीनस्थ राज्यों के शासक, जमींदार, जागीरदार, ये सब द्वितीय वर्ग में ही आते थे। इसके बाद बच्चों तीसरा वर्ग, मध्यम वर्ग, जिसमें अध्यापक, हकीम, ज्योतिष, कवि, व्यवसायी, कोतवाल, चौकीदार, काजी, चौधरी आदि छोटे कर्मचारी आते थे। बच्चों समाज का जो चौथा वर्ग था वो भूमिहीन, कृषक, श्रमिक, दरिद्र, निसहाय, दास आदि सब आते थे। हिंदू समाज भी जो है जातियों उपजातियों में विभाजित था। बच्चों, समाज में ब्राह्मणों का स्थान प्रमुख था। मुगल शासन में इस वर्ग के लोगों को अनुदान, उपहार और राजाश्रय प्राप्त था। क्षत्रियों का वर्ग, ब्राह्मणों के वर्ग के पश्चात बच्चों क्षत्रियों का वर्ग था। उनको प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण पदों पर योग्यता के अनुसार स्थान मिला। तृतीय वर्ग में वैश्य थे। व्यापारिक समुदाय में उनकी महत्वपूर्ण स्थिति थी। समाज के निम्न स्तर के लोग चौथे वर्ग में थे। पेशेवर समूह भी सम्मिलित थे। मुगलों के आगमन से बच्चों पर्दा प्रथा अधिक हुई। स्त्रियां पुनर्विवाह या माता पिता की संपत्ति में हिस्से का दावा नहीं कर सकती थीं। इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता शासक वर्ग के शानो शौकत के जीवन तथा दूसरी ओर किसानों, दस्तकारों
तथा श्रमिकों के गरीबी भरे जीवन के बीच का अंतर था। कहने का मतलब ये है कि बच्चों, मुगल शासक जो है बड़ा ही शानो शौकत, ऐशो आराम और रहीशी का जीवन जीते थे। दूसरी ओर किसानों, दस्तकारों और श्रमिकों के गरीबी भरे जीवन, इन दोनों के जीवन में जमीन आसमान का अंतर था और मुगल काल की यही सबसे बड़ी विशेषता थी। मुगल काल की संपन्नता का आधार किसानों एवं श्रमिकों की मेहनत थी और उन्हीं के घर दरिद्रता बसती थी। मुगल शासन के अधीन भारत में स्थापत्य, चित्रकारी, साहित्य एवं संगीत का विकास हुआ। इस दृष्टि से मुगल काल को गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। मुगल अपने साथ तुर्क ईरानी संस्कृत लाए थे, जिनका भारतीय परंपराओं के साथ सम्मिश्रण हुआ। मुगलों ने भव्य किलों, आकर्षक राजमहलों, दरवाजों, इमारतों, मस्जिदों, बावलियों आदि का निर्माण करवाया था। देखिए बच्चों, ये शानदार किला जो है, मुगल शहंशाहों ने कई किले बनवाए जिसमें मुगल तथा भारतीय शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है। इन किलों में अधिकतर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। महलों में स्थानीय गुजराती, बंगाली तथा फारसी शिल्प कला का मिश्रण देखने को मिलता है। देखिए बच्चों, शाहजहां द्वारा बंगला शैली में निर्मित आगरा के किले का एक छज्जा, देख रहे हैं बच्चों, ये आगरा के किले का एक छज्जा। जोधाबाई महल का छज्जा गुजरात शैली में निर्मित है। देखिए बच्चों, ये छज्जा जो है गुजरात शैली में निर्मित है। इनमें छज्जों और सुंदर छतरियों का इस्तेमाल किया गया है। इनकी दीवारों और छतों की सजावट में फारसी या मध्य एशियाई प्रभाव देखा जा सकता है। हुमायूं का मकबरा, देख रहे हैं कितना शानदार मकबरा है दिल्ली में। कई इमारतों में सफेद तथा लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। ये देखिए बच्चों, अकबर का मकबरा है, ये सिकंदराबाद में, कहाँ बच्चों, सिकंदराबाद, दिल्ली के पास ही सिकंदराबाद है, वहां देखिए अकबर का मकबरा। देख रहे हैं बच्चों, चित्र में आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर चित्रकारी बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है। इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा करते हैं, बड़ा करके देखते हैं। ये देखिए बच्चों, देख रहे हैं चित्रकारी में जो है इसमें बहुमूल्य कीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया है। एक प्रकार की कला है चित्रकारी, जैसे पित्रोदा कहते हैं। मुगल शहंशाहों ने इमारतों को सजाने के लिए अर्ध बहुमूल्य पत्थर जैसे नीलमणि, फिरोजा आदि का प्रयोग फूल पत्तियों की आकृतियों तथा ज्यामितीय आकारों को बनाने के लिए किया। सजावट की इस पद्धति को पियत्राधुरा, एक प्रकार की नक्काशी कहते हैं। चित्र में बच्चों आप देख रहे हैं, ये जो है नक्काशी जो देख रहे हैं, ये इसे पियत्राधुरा कहते हैं। पियत्राधुरा ताजमहल, कहाँ बच्चों इसका प्रयोग हुआ है, ताजमहल में। कुछ इमारतों में अरबी भाषा में कुरान की आयतें देखने को भी मिलती हैं। कुरान की आयतें देखिए बच्चों, ये ताजमहल देखिए, ताजमहल के चित्ते बच्चों यहाँ पर जो है ये देखिए, ये कुरान की आयतें यहाँ पर लिखी गई हैं। पियत्राधुरा एतामुद्दौला का मकबरा, इनकी इमारतों की विशेषता इनके विशाल गुम्बद, मेहराब, दरवाजे तथा ऊंचे चबूतरे हैं। मुगलों के गुम्बदों की विशेषता है 2 गुम्बदों का प्रयोग, एक बड़े गुम्बद के अंदर एक छोटा गुम्बद, जैसा कि ताजमहल का गुम्बद। हवा के लिए बनाए गए पंचमहल की सपाट छत को सहारा देने के लिए विभिन्न स्तंभों का, जो विभिन्न प्रकार के मंदिरों के निर्माण में प्रयोग किए जाते थे, इस्तेमाल किया गया है।
शालीमार का लाहौर बगीचा, शालीमार बगीचा लाहौर में। मुगलों ने जल स्रोतों से युक्त कई सुनियोजित बगीचे भी लगवाए। जगह जगह सुंदर फव्वारे भी थे। कुछ मुगल बगीचे जैसे कश्मीर में निशातगंज, पंजाब का पिंजौर बाग और लाहौर का शालीमार बाग प्रसिद्ध है। लाहौर का शालीमार बाग। बहते पानी का प्रयोग करना मुगल काल की विशेषता थी। चित्रकारी के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान दिया। चित्रकारी के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान दिया। उन्होंने भारतीय जीवन से जुड़े प्रसंग तथा प्राकृतिक दृश्यों का चित्रकारी में समावेश किया, जैसे दरबार, शिकार तथा युद्ध के दृश्यों का। फारसी कथाओं को चित्रित करने के अलावा महाभारत के फारसी अनुवाद, ऐतिहासिक रचना अकबरनामा तथा दूसरी पुस्तकों को चित्रों से सजाया गया। उन्होंने भारतीय रंगों जैसे मयूरी, नीले रंग तथा लाल रंग का अधिक प्रयोग किया। मुगलों ने अपनी चित्रकारी में ईरानी शैली के सपाटपन के स्थान पर भारतीय कूंची की गोलाई का प्रयोग किया, जिससे त्रिआयामी 3D डायमेंशन चित्र बनने लगे। देख रहे हैं बच्चों, ये दरबार का एक चित्र है। ये दरबार का दृश्य अकबरनामा का। संगमरमर की जाली का देन मुगलों की प्रमुख देन है बच्चों। संगमरमर की जाली का जो प्रयोग सर्वप्रथम मुगलों ने ही किया। तैमूर घराने के राजकुमार शीर्षक से बनाया गया चित्र हुमायूं के काल की अनुपम देन है। यह चित्र 1.15 वर्ग मीटर कपड़े पर बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि यह मंगोल परंपरा की देन है, जिसमें तंबुओं पर वे चित्र बनाया करते थे। अकबर के अधीन पुर्तगाली पादरियों ने दरबार में यूरोपीय चित्रकारी का समावेश किया। उनके चित्रों में दूर दिखने वाली आकृतियों को छोटा दर्शाने के सिद्धांत को अपनाया गया। इससे आकृतियां अपने सही परिप्रेक्ष्य में सामने आती थीं। जहांगीर के काल में चित्रकारी विकास की बुलंदियों तक पहुंची। जहांगीर के शासनकाल में मनुष्य की एकल आकृतियों, पशुओं की आकृतियों के चित्रण में विशेष प्रगति हुई। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का बहुत विकास हुआ। चित्रकला की दृष्टि से जहांगीर के शासनकाल को हम स्वर्णकाल भी कह सकते हैं। जहांगीर के काल में चित्रकारी विकास की बुलंदियों तक पहुंची। जहांगीर के शासनकाल में मनुष्य की एकल आकृतियों और पशुओं की आकृतियों के चित्रण में विशेष प्रगति हुई। राजस्थानी शैली की चित्रकारी में पश्चिम भारतीय या जैन शैली की पूर्ववर्ती परंपराओं का मिश्रण चित्रकारी की मुगल शैलियों के साथ किया गया। इसमें पुराने विषयों का भी समावेश किया गया। इस प्रकार इस शैली की चित्रकारी में शिकार के दृश्यों के अलावा राधा कृष्ण की प्रेम लीला, 12 मासा अर्थात वर्ष के विभिन्न मौसम और रागों के चित्रण को भी स्थान दिया गया। पहाड़ी शैली में भी इन परंपराओं को जारी रखा गया। मंसूर द्वारा बनाया गया बच्चों ये जेब्रा का चित्र। संगीत सांस्कृतिक जीवन का एक और क्षेत्र था, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे से सहयोग किया। अकबर ग्वालियर के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संरक्षक था। तानसेन को कई नए रागों की रचना का श्रेय दिया जाता था। आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम हैं। औरंगजेब दरबार द्वारा आयोजित संगीत को पसंद नहीं करता था, परंतु वह कुशल वीणा वादक था। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई। मतलब संगीत की जो सबसे अधिक उन्नति हुई बच्चों, तो वो औरंगजेब के शासनकाल में हुई। लेकिन औरंगजेब जो है दरबार में संगीत को पसंद नहीं करता था, इसीलिए उसने शासन में आते ही जो है दरबारी संगीत में रोक लगा दी थी। साहित्य का विकास। मुगल शासक साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने विद्वानों और साहित्यकारों को राजकीय संरक्षण दिया। इस काल में भी फारसी ही राजभाषा थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की में लिखी। इस काल में गुलबदन बेगम, अबुल फजल वदाइनु, मोहम्मद कामगार, अब्दुल हमीद लाहौरी आदि ने फारसी में रचनाएं लिखी। अकबर ने अथर्ववेद, महाभारत, हरिवंश पुराण तथा रामायण का फारसी में अनुवाद कराया। शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह फारसी और संस्कृत का विद्वान था। उसके सहयोग से उपनिषद और भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया गया।
अकबर के समय में हिंदी कविता का सर्वाधिक विकास हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम खान खाना, नंददास उसके काल के प्रमुख कवि थे। महाभारत का अनुवाद बदायूं द्वारा रज्जनामा नाम से किया गया। इसी काल में स्थानीय कवि भी उभरे, जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। मध्यकाल में यातायात के लिए दो साधन प्रमुख थे। माल व सामान सड़क मार्ग से आता जाता था। इन मार्गों पर दोनों ओर छायादार वृक्षों की कतार होती थी। यात्रियों की सुविधा के लिए स्थान स्थान पर सराय या विश्राम गृह होते थे। व्यापार हेतु जल मार्ग का भी प्रयोग किया जाता था। कश्मीर, बंगाल, सिंध, वर्तमान उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में नदी या जल मार्ग अधिक प्रयुक्त होता था। व्यापार। 17वीं शताब्दी के बाद भारत में व्यापार प्रसार के कई कारण थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शासन के अंतर्गत देश की राजनीतिक एकता तथा बड़े क्षेत्र में शांति और व्यवस्था स्थापना थी। मुगलों ने सड़क और सरायों के निर्माण की ओर ध्यान दिया, जिससे यातायात में बहुत सुविधा हो गई। साम्राज्य में किसी भी वस्तु के आयात के लिए समान कर निर्धारित किए गए। मुगलों ने शुद्ध चांदी के रुपए के प्रचलन प्रारंभ किया, जिसकी सारे भारत में ही नहीं वरन विदेशों में भी मान्यता थी। इससे भारत के व्यापार को भी बढ़ावा मिला। इस काल में भारत में महत्वपूर्ण व्यवसाय था कपड़े बुनाना। सूती कपड़े तैयार करने के केंद्र देश भर में थे। इनमें प्रमुख थे गुजरात में पाटन, उत्तर प्रदेश में बनारस और जौनपुर, बिहार में पटना, उड़ीसा और बंगाल के बहुत से गांव। ढाका जिला विशेष रूप से अपने मलमल के महीन कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। कपड़ों के रंगने का व्यवसाय भी उन्नत था। साल तथा गलीचा बुनने के व्यवसायों ने अकबर के संरक्षण में उन्नति की। एक और कारण जिसके कारण भारत का व्यापार बढ़ा वह था 17वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेज तथा डच व्यापारियों का भारत आना। भारत के व्यापारियों ने इनका स्वागत किया क्योंकि इनसे समुद्र व्यापार पर पुर्तगालियों के अधिकार को समाप्त करने में सहायता मिली। मतलब इससे पहले बच्चों समुद्र मार्ग में पुर्तगालियों का एक अधिकार था, उसको जो है इन नए व्यापारियों ने समाप्त करने में सहायता की। भारत का यूरोपीय बाजारों के साथ सीधा संपर्क स्थापित हो गया। कालीकट, मछलीपट्टनम, हुगली, श्रीपुरा, चटगांव इस समय के समृद्ध बंदरगाह थे। यहाँ से भारतीय माल अफ्रीका के समुद्र तट, दमिश्क और सिकंदरिया तथा यूरोप के विभिन्न देशों को ले जाया जाता था। साथ ही यह माल चीन, लंका, इंडोनेशिया एवं भारतीय टापुओं को जाता था। इन वस्तुओं में गुड़, चीनी, मक्खन, रुई से निर्मित वस्तुएं, अनाज, तेल, बाजरा, ज्वार, चावल, नील, सुगंधित पदार्थ, कपूर, लौंग, नारियल, चंदन की लकड़ी, अफीम, काली मिर्च, लहसुन प्रमुख थीं। इसी प्रकार सोना मुख्यतः द्वीप समूहों चीन, जापान, मोरक्को आदि से तथा मूंगा व अन्य रत्न फारस व अरब के राज्यों से आते थे। पारा लिस्बन से, सीसा, ऊनी वस्त्र, सिल्क, साटन के कपड़े यूरोप से आते थे। यहां तक थल माल के व्यापार की बात है। मध्य एशिया, तिब्बत एवं अफगानिस्तान से मेवे तथा फल, हींग, कस्तूरी, सोना, तांबा, सीसा, शहद, सुहागा, मोम, पक्षी एवं घोड़े आयात किए जाते थे। इसी तरह देश के भीतर आंतरिक व्यापार भी उन्नत था। प्रत्येक गांव में एक छोटा बाजार होता था। कस्बे के बड़े बाजार समय समय पर लगते थे। फेरी लगाने वाले भी अच्छा व्यापार करते थे। बंजारे दूरस्थ प्रदेशों तथा सेनाओं की आपूर्ति का काम करते थे। कई बार हमें बड़े काफिलों का उल्लेख मिलता है, जिसमें माल 40,000 बैलों के ऊपर लदा रहता था। मतलब इतना बड़ा काफिला होता था बच्चों कि वहां पर बैलों की संख्या 40,000 तक होती थी। सेना, राजस्व, व्यापार तथा कृषि कार्य में सल्तनत काल एवं मुगल काल में क्या अंतर दिखाई देता है, चर्चा कीजिए। मुगल काल का मूल्यांकन। संस्कृति। मुगल शासकों ने भारत में सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दिशा में भक्ति और सूफी संतों के उपदेशों का भी जनता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। सूफी संतों ने
मानव को शांति व भाईचारे का संदेश दिया। इससे हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के निकट आए। सूफी संतों में शेख सलीम चिश्ती, मखदूम शेख, अब्दुल कादिर, शाह हुसैन, शेख अब्दुल हक, शेख मोहम्मद गौरी, शेख अहमद सर और शाह वली उल्लाह प्रमुख थे। इस काल के भक्त संतों में सर्वप्रथम गुरु नानक देव का नाम आता है। उन्होंने महान सूफी संत शेख फरीद के साथ सत्संग किया। नानक ने जाति भेदभाव तथा वाय आडंबर समाप्त करने का प्रयास किया। इसी काल में तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, मलूक दास, दादू दयाल, रज्जबदार, चैतन्य महाप्रभु आदि भक्त संत हुए। इस काल में चैतन्य, कबीर जैसे संतों ने देश के विभिन्न भागों में इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच अनिवार्य एकता पर बल दिया और धार्मिक पुस्तकों के शाब्दिक अर्थों के बजाय प्रेम तथा भक्ति पर आधारित धर्म पर बल दिया। मुगल बादशाह सभी धर्मावलंबियों को एक समान देखते थे। हुमायूं सूफी संतों से धार्मिक विचार विमर्श करते थे। अकबर ने प्रशासन में योग्यता अनुसार सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया। अकबर ने अपनी प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। अधिकांश मुगल बादशाहों ने हिंदू मंदिरों और मठों को अनुदान दिया। मुगल शासकों ने संस्कृत साहित्य का फारसी में अनुवाद करा के स्थानीय भाषाओं के साहित्य को संरक्षण देकर, धार्मिक सहिष्णुता की अधिक उदार नीति अपनाकर और दरबार तथा सेना में हिंदुओं को महत्वपूर्ण पद देकर हिंदुओं और मुसलमानों में पारस्परिक समझ पैदा करने की कोशिश की। सूफी संतों के आगमन से धीरे धीरे हिंदू धर्म तथा इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों की बेहतर समझ पैदा की और यह बताया कि दोनों में काफी कुछ समानता है। इससे पारस्परिक सद्भावना और सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ। उन्होंने क्षेत्रीय भाषा और साहित्य के विकास में भी योगदान दिया। कहने का मतलब ये है बच्चों कि मुगल काल में सूफी संतों ने समाज में काफ़ी एकता और कभी उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास किया और समाज में सल्तनत काल की अपेक्षा मुगल काल में सामाजिक सद्भाव कुछ ज़्यादा था, क्योंकि सल्तनत काल में सामाजिक सद्भाव की भावना का अभाव था, जबकि मुगल काल में सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक एकता की भावना का ज़्यादा भाव था। प्राचीन भारत में विदेशी धर्म प्रचारक भारत में धर्म प्रचार करने के लिए आए तथा भारतीय धर्म प्रचारक भी विदेशों में भेजे गए थे। मुगल काल में भी बाहर से विदेशी धर्म प्रचारक भारत आए। तकनीकी और प्रौद्योगिकी। मध्यकालीन भारत में वार्षिक कैलेंडर के निर्धारण, प्रमुख पर्वों, त्योहारों, ग्रहणों एवं ज्योतिष, ग्रहों, नक्षत्रों के निर्धारण में खगोल की उपयोगिता थी। शेर मंडल की तीसरी मंजिल पर हुमायूं की विकसित वेधशाला एवं पुस्तकालय थे। ग्रहों एवं ज्योतिष में उसका व्यक्तिगत ज्ञान अत्यधिक था। अकबर के काल में बनारस की वेधशाला का निर्माण उसके निर्देशानुसार हुआ था। अकबर ने एक नवीन कैलेंडर का निर्माण किया जिसे इलाही नाम दिया। इसकी शुरुआत उसके शासनकाल के प्रथम दिन से मानी गई। इतिहासकारों के अनुसार तुर्क और मुगल शासकों का समुद्र से कोई संबंध नहीं था। मुगलों ने विदेश व्यापार को महत्व दिया, इसलिए यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को संरक्षण और समर्थन दिया, परंतु वह राष्ट्र के विकास में नौसैनिक शक्ति के महत्व को नहीं समझ सके। भारतीय शिल्पी जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों में यूरोपीय शिल्पियों की नकल करते थे। यद्यपि भारतीय कारीगर काफी कुशल थे, तथापि उनकी यांत्रिक क्षेत्र में सोच विकसित नहीं हुई थी। भारत का नौसैनिक क्षेत्र में पिछड़ा होना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसके पिछड़ेपन का सूचक था। तोप खाने के क्षेत्र में यूरोपीय भारतीयों से श्रेष्ठ थे। मुगल सेना के पास भारी तोपें थीं। मुगल सेना के पास भारी तोपें होती थीं, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना काफी कठिन होता था।
तथा उनके पास कुछ हल्की तोपें भी हुआ करती थीं। फ्रांसीसी यात्री वर्नियर ने मुगल तोप खाने के लिए कहा। हल्की तोपें रकाब तोपों की तरह थीं और बहुत अच्छी थीं। यूरोप में 17वीं शताब्दी में बंदूक का इस्तेमाल होने लगा था, जबकि भारत में 18वीं शताब्दी में बंदूक का प्रयोग आरंभ हुआ। देखिए बच्चों, चित्र में यहाँ पे कुछ दिखाई पड़ रहा है। मुगल काल द्वारा जो है प्रयोग किया गया सिर का टोप, मतलब यह टोप लगा करके ही मुगल काल में जो है युद्ध सैनिक करते थे। ये देखिए बच्चों, ये आपको दिखाई पड़ रहा है केंद्रीय बारूद रखने का मुगल कालीन बर्तन, इसके अंदर बारूद भर करके रखी जाती थी। आर्थिक स्थिति, मुगल काल में आर्थिक विकास में और अधिक प्रगति हुई। व्यापार और वस्त्र निर्माण का विस्तार हुआ। खेती बाड़ी में भी सुधार हुए, परंतु यूरोप की तुलना में भारत न केवल विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बल्कि अन्य मामलों में भी पिछड़ा ही रहा। माल का ज्यादातर निर्माण छोटे पैमाने पर ही किया जाता था। मशीनों का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। कारीगर सरल से सरल औजारों से ही काम करते रहे। नतीजा यह हुआ कि कोई कारीगर चाहे जितना भी कुशल रहा हो, उसकी उत्पादक क्षमता निम्न कोट की रही। 17वीं और 18वीं सदी में ददनी प्रथा का चलन हुआ, जिसके अनुसार देसी विदेशी दोनों व्यापारी कारीगरों को काम करने के लिए थोड़ी बहुत पूंजी दे दिया करते थे और जब वे माल तैयार कर देते थे तो उससे ले लेते थे। इससे कारीगर इन लोगों के और भी मोहताज हो गए। इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भारत को जीतने और उसे उपनिवेश बना देने में कामयाबी हासिल की और भारत पूरब का कारखाना होने की बजाय पश्चिम के लिए कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता बन गया। मतलब कच्चा माल भारत का और बनता कहाँ था बच्चों? पूरब के कारखानों में, और वहां से बन करके हमारे ही बाजार में आकर के हम ही को महंगे दामों में बिकता था। और भी जानिए बच्चों, उस समय भारत में छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था, किंतु मुगल कालीन लेखन उच्च कला कोट की थी। इस समय 8 प्रकार की सुलेखन शैली का प्रचलन था। मुगल कालीन शासकों ने मदरसों और मकतबों के माध्यम से शिक्षा पर भी जोर दिया। अकबर ने गणित, खगोल विद्या और विज्ञान, दर्शन और तर्कशास्त्र जैसे विषयों के अध्ययन के प्रसार के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। मुगल काल तक भारत में आलू, कद्दू, टमाटर, मटर, हरी मिर्च, अमरूद, सीताफल उगते ही नहीं थे। ये सब दक्षिण अमेरिका की सब्जियां व फल हैं जो मुगल काल के अंत में यूरोप के व्यापारी भारत लाए। लेकिन सेम, पालक, शकरकंद, तोरई, करेला, लौकी, भिंडी तथा बैगन जैसी सब्जियां और केला, आम, तरबूज, बेर, अंगूर, अनाज जैसे फल खूब होते थे। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्दावली के प्रयोग में की गई हैं। इन शब्दावलियों को थोड़ा समझ लेते हैं। छापाखाना का मतलब प्रेस, जहाँ की छपाई होती है। ज्योतिष, ग्रहण नक्षत्रों के आधार पर की जाने वाली भविष्यवाणी। स्थापत्य कला, इमारतों आदि के निर्माण की कला। दरगाह, सूफी संतों की कब्र पर बना स्मारक। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न अभ्यास है। प्रश्न अभ्यास जो है हम लोग करते हैं बच्चों। यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, प्रोजेक्ट कार्ड दिया हुआ है। इस प्रोजेक्ट कार्ड को आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। क्या है प्रोजेक्ट कार्ड? इस समय भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? यह किन प्रदेशों में स्थित है? इसकी सुमेलित सूची अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाइए। यदि आपको कभी घूमने का अवसर मिले तो आप दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, जयपुर में से किस स्थान जाना पसंद करेंगे और क्यों? इसके अलावा बच्चों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी हुई हैं, उनको थोड़ा देखते हैं और समझते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां बच्चों पर देख लीजिए। 622 ईस्वी में हिजरी सन का प्रारंभ हुआ। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी उपयोगी हैं। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना। 1210 इल्तुतमिश का राज्यारोहण। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु और रजिया का राज्यारोहण। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का राज्यारोहण। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक का राज्यारोहण। 1398 ईस्वी में तैमूर का भारत पर आक्रमण। 1451 में लोधी वंश की स्थापना। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, मुगल साम्राज्य की स्थापना। 1527 में खानवा का युद्ध।
1530 बाबर की मृत्यु, हुमायूं का राज्यारोहण। 1539 चौसा का युद्ध। 1540 शेर शाह का भारत का सुल्तान बना। 1556 हुमायूं की मृत्यु, अकबर का राज्यारोहण और पानीपत का द्वितीय युद्ध। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। 1606 अकबर की मृत्यु, जहांगीर का राज्यारोहण। 1628 शाहजहां का राज्यारोहण। 1653 औरंगजेब का राज्यारोहण। 1674 शिवाजी का राज्याभिषेक। 1607 औरंगजेब की मृत्यु। 1739 नादिर शाह का भारत पर आक्रमण। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। इसी के साथ बच्चों ये हमारा द्वितीय चरण समाप्त हुआ। अब हम अपने दूसरे चरण प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं आगे बच्चों। तो बच्चों अपने दूसरे चरण में हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास। पहला बच्चों हमारा प्रश्न है, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक का नाम लिखिए। तो बच्चों मुगल काल के प्रसिद्ध गायक थे तानसेन थे। इसका उत्तर लिख लीजिए बच्चों। मुगलों के समय फारसी और हिंदी साहित्य में क्या विकास हुआ? उत्तर है इसका बच्चों फारसी साहित्य। मुगल सम्राट साहित्य प्रेमी एवं विद्वान थे। जैसे बाबर ने तुर्की तथा जहांगीर ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने उस समय की प्रसिद्ध घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा लिखा। अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां तथा सफ़ी खां ने मुख्ताब उल लुआब में औरंगजेब के शासनकाल का वर्णन लिखा। अकबर ने अथर्ववेद, रामायण तथा महाभारत, भगवद गीता आदि ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया। हिंदी साहित्य इस काल में तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस तथा सूरदास ने सूरसागर नामक पुस्तक लिखी। हिंदी के अन्य कवि केशव, भूषण, मलिक मोहम्मद जायसी, रहीम, रशखान और बिहारी आदि थे। तो अगला हमारा प्रश्न है, मुगल कालीन स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए। मुगल कालीन स्थापत्य कला। मुगल शासक स्थापत्य कला के महान निर्माता थे। मुगल स्थापत्य कला का आधार फारसी शैली था। अकबर काल में हिंदू मुस्लिम शैली का मिश्रण हुआ। उद्यान मुगल स्थापत्य का अविभाज्य अंग बन गया। बाबर कलात्मक स्वभाव का शासक था। उसने पानीपत के काबुली बाग की मस्जिद और संभल की जमा मस्जिद बनवाई। अकबर का काल शांति का काल था। अकबर ने आगरा, इलाहाबाद, फतेहपुर सीकरी, लाहौर आदि में इमारतों को बनवाया, जिसमें बुलंद दरवाजा, शेख सलीम का मकबरा, जोधाबाई का महल, पंचमहल आदि मुख्य हैं। शाहजहां ने ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और आगरे का दीवाने आम बनवाया। औरंगजेब ने दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। मुगल काल में सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय के विषय पर संक्षेप में लिखिए। उत्तर, मुगल कालीन सामाजिक संस्कृति समन्वय। मुगल कालीन सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय में भक्ति और सूफी संतों का बड़ा प्रभाव पड़ा। बाबर ने सहिष्णुता और सद्भावना के बीज बोए। हुमायूं का हिंदुओं के साथ अच्छा संबंध रहा। हिंदू मुस्लिम एकता अकबर काल में सशक्त हुई। अकबर ने प्रशासन में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व लिया। उसने प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता देकर सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण किया। जहांगीर ने अकबर की नीति अपनाई, वह प्रजा का हितैषी था। औरंगजेब की धार्मिक नीति राजनीतिक परिस्थितियों का फल। उसके राज्य में हिंदू मनसबदारों की संख्या अकबर के समय से ज्यादा थी। सूफी संतों और भक्त मार्गियों ने हिंदू मुस्लिम सन्निकटता में वृद्धि की। इन संतों में गुरु नानक, मलूकदास, दादू दयाल, रज्जबदास मुख्य थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। शाहजहां कालीन प्रमुख इमारतों का वर्णन कीजिए। शाहजहां कालीन प्रमुख इमारतें आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास दिल्ली में हैं। दारा शिकोह द्वारा फारसी में अनुदित पुस्तकों का नाम बताइए। उपनिषद और भगवद गीता। महत्वपूर्ण तत्व प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भारत में मुगलों के आगमन से सामाजिक जीवन पद्धतियों में बदलाव आया। जातीय व्यवस्था के अंदर ही नई जातियों और उपजातियों का उदय हुआ। मुगलों के आगमन से पर्दा प्रथा अधिक व्यापक हुई। स्त्रियां पुनर्विवाह तथा पिता की संपत्ति में हिस्से का दावा नहीं कर सकती थीं। इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता शासक वर्ग के शान शौकत के जीवन तथा दूसरी ओर किसानों, दस्तकारों तथा श्रमिकों के गरीबी भरे जीवन के बीच का अंतर था।
मुगल काल की संपन्नता का आधार किसानों एवं श्रमिकों की मेहनत थी और उन्हीं के घर दरिद्र बस्ती थी। मुगल काल के अधीन भारत में स्थापित चित्रकार, साहित्य एवं संगीत का विकास हुआ। मुगल काल को गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण काल कहा जा सकता है। मुगल काल अपने साथ तुर्क ईरानी संस्कृति लाए, जिनका भारतीय परंपराओं के साथ मिश्रण हुआ। मुगलों ने भवनों, किलों, आकर्षक राजमहलों, दरवाजों, इमारतों, बावलियों आदि का निर्माण करवाया। मुगल शाहजहां ने कई किले बनवाए, जिसमें मुगल तथा भारतीय शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है। इन किलों में अधिकतर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। महलों में स्थानीय गुजराती, बंगाली तथा फारसी शिल्पकला का मिश्रण देखने को मिलता है। शाहजहां के द्वारा आगरा किले का एक छज्जा बंगाल शैली में निर्मित किया गया है। जोधाबाई के महल का एक छज्जा गुजरात शैली में निर्मित किया गया है। मुगल शाहजहां ने इमारत को सजाने के लिए अर्ध बहुमूल्य पत्थर जैसे नीलमणि, फिरोजा आदि का प्रयोग फूल पत्तियों की आकृतियां तथा ज्यामिति अरोन को बनाने में किया। सजावट की इस पद्धति को पित्र अधूरा एक प्रकार की नक्काशी कहते हैं। पित्र अधूरा का प्रयोग ताजमहल और एतमुद्दौला के मकबरा में किया गया। मुगलों ने जल स्रोतों से युक्त कई सुनियोजित बगीचे भी लगवाए। जगह जगह सुंदर फव्वारा भी थे। कुछ मुगल बगीचे जैसे कश्मीर में निशातगंज, पंजाब का पिंजौर बाग, लाहौर का शालीमार बाग प्रसिद्ध है। बहता पानी का उपयोग करना मुगल काल की विशेषता थी। चित्रकारी के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान दिया। भारतीय जीवन के जुड़े प्रसंग तथा प्राकृतिक दृश्य का चित्रकारी में समावेश किया गया, जैसे दरबार, शिकार तथा युद्ध के दृश्यों का। फारसी कथाओं को चित्रित करने के अलावा महाभारत के फारसी अनुवाद, ऐतिहासिक रचना, अकबरनामा तथा दूसरी पुस्तकों को चित्रों से सजाया गया। उन्होंने भारतीय रंगों जैसे मयूरी, नीले रंग तथा लाल रंग का अधिक प्रयोग किया। मुगल अपनी चित्रकारी में ईरानी शैली सपाटपन के स्थान पर भारतीय कुंजी की गोलाई का प्रयोग, जिससे त्रिआयामी चित्र बनने लगे। संगमरमर की जाली का प्रयोग मुगल काल की देन है। तैमूर घराने के राजकुमार शीर्षक से बनाया गया चित्र हुमायूं के काल की अनुपम देन है। यह चित्र 1.15 वर्ग मीटर कपड़े पर बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह मंगोल परंपरा की देन है, जिसमें तंबुओं को चित्र पर बनाया करते थे। अकबर के अधीन पुर्तगाली पादरियों ने दरबार में यूरोपीय चित्रकारी का समावेश किया। उनके चित्रों में दूर दिखने वाली आकृतियों को छोटा दर्शाने के सिद्धांत को अपनाया गया। इससे आकृतियां सही परिप्रेक्ष्य में सामने आई थीं। जहांगीर के काल में चित्रकारी विकास की बुलंदियों तक पहुंची। जहांगीर के शासनकाल में मनुष्य की एकल आकृतियों और पशुओं की आकृतियों के चित्रण में विशेष प्रगति हुई। राजस्थानी शैली की चित्रकारी में पश्चिम भारतीय या जैन शैली की पूर्ववर्ती परंपराओं का मिश्रण है। चित्रकला की मुगल शैलियों के साथ इसमें पुराने विषयों का भी समावेश किया गया है। इस शैली की चित्रकारी में शिकार के दृश्यों के अलावा राधा कृष्ण की प्रेम लीला, 12 मास अर्थात वर्ष के विभिन्न मौसम और रागों के चित्रण को भी स्थान दिया गया है। पहाड़ी शैली में भी इन परंपराओं को जारी रखा गया है। मंसूर द्वारा जबर का चित्र बनाया गया। अकबर ग्वालियर के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संरक्षक था। तानसेन को कई रागों की रचना का श्रेय दिया जाता है। आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम हैं। औरंगजेब द्वारा आयोजित संगीत को पसंद नहीं करता था। दरबार द्वारा आयोजित संगीत को पसंद नहीं करता था, परंतु वह कुशल वीणा वादक था। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई। मुगल शासक साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने विद्वानों और साहित्यकारों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। इस काल में भी फारसी ही राजभाषा थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। गुलबदन बेगम, अबुल फजल, वदाइनी मोहम्मद, कामगार मोहम्मद, हामिद लाहौरी आधुनिक फारसी में रचनाएं लिखी। अकबर ने अथर्ववेद, महाभारत, हरिवंश पुराण तथा रामायण का फारसी में अनुवाद कराया। शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह फारसी तथा संस्कृत का महान विद्वान था। उसके सहयोग से उपनिषद और भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किया गया। अकबर के समय में हिंदी कविता का सर्वाधिक विकास हुआ। मलिक मोहम्मद जैसी, अब्दुल रहीम खानखाना, नंददास उसके काल के प्रमुख कवि थे। महाभारत का अनुवाद बदायूं द्वारा रज्जनामा नाम से किया गया। इस काल में स्थानीय कवि भी उभरे, जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई।
मुगलों ने शुद्ध चांदी के रुपए का प्रचलन आरंभ किया, जिसकी सारे भारत में नहीं वरन विदेशों में भी मान्यता थी। इससे भारत के व्यापार को और भी बढ़ावा मिला। मुगल काल में भारत कपड़े बनाने का महत्वपूर्ण व्यवसाय था। सूती कपड़े तैयार करने के केंद्र देश भर में थे। प्रमुख केंद्र गुजरात में पाटन, उत्तर प्रदेश में बनारस और जौनपुर, बिहार में पटना, उड़ीसा और बंगाल के बहुत से गांव। ढाका जिला विशेष रूप से अपने मलमल के महीन कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। शाल तथा गलीचा बनाने के व्यवसाय को अकबर के संरक्षण में उन्नति की। कालीकट, मछलीपट्टनम, हुगली, त्रिपुरा, चिटगांव इस समय के समृद्ध बंदरगाह थे। यहाँ से भारतीय माल अफ्रीका के समुद्र तट, दमिश्क और सिकंदरिया और यूरोप के विभिन्न देशों को ले जाया जाता था। साथ ही ये माल चीन, लंका, इंडोनेशिया एवं भारतीय टापू को भेजा जाता था। इन वस्तुओं में गुड़, चीनी, मक्खन से निर्मित वस्तुएं, अनाज, तेल, बाजरा, ज्वार, चावल, नील, सुगंधित पदार्थ, कपूर, लौंग, नारियल, चंदन की लकड़ी, अफीम, काली मिर्च, लहसुन प्रमुख थी। सिल्क साटन के कपड़े यूरोप से आते थे। जहां तक थल मार्ग के व्यापार की बात है, मध्य एशिया, तिब्बत एवं अफगानिस्तान से मेवे तथा फल, हींग, कस्तूरी, सोना, तांबा, शहद, सुहागा, मोम, पक्षी एवं घोड़े आयात किए जाते थे। सूफी संतों में शेख सलीम चिश्ती, मखदूम शेख, अब्दुल शाह हुसैन, शेख अब्दुल हक, शेख मोहम्मद गौरी, शेख अहमद सर और शाह वली उल्लाह मुख्य हैं। इस काल के भक्त संतों में सर्वप्रथम गुरु नानक देव हैं। उन्होंने महान संत, सूफी संत शेख फरीद के साथ सत्संग किया। नानक ने जाति भेदभाव तथा वाय आडंबर समाप्त करने का प्रयास किया। इस काल में तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, मलूक दास, दादू दयाल, रज्जब दास तथा चैतन्य महाप्रभु आदि भक्त संत हुए। शेर मंडल की तीसरी मंजिल पर हुमायूं की विकसित वेधशाला एवं पुस्तकालय थी। ग्रहण एवं ज्योतिष में उसका व्यक्तिगत ज्ञान अत्यधिक था। अकबर के काल में बनारस की वेधशाला का निर्माण उसके निर्देशानुसार हुआ था। अकबर ने एक नवीन कैलेंडर का निर्माण किया, जिसे इलाही का नाम दिया गया। इसकी शुरुआत उसके शासनकाल के प्रथम दिन से मानी गई। भारत का नौसैनिक क्षेत्र में पिछड़ा होना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उसके पिछड़ेपन का सूचक था। तोप खाने के क्षेत्र में यूरोपीय भारतीयों से श्रेष्ठ थे। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने कहा था कि मुगल तोप खाने के लिए कहा था। हल्की तोप रकाब तोपों की तरह थी और बहुत अच्छी थी। यूरोप में 17वीं शताब्दी में बंदूक का इस्तेमाल होने लगा था, जबकि भारत में 18वीं शताब्दी में बंदूक का प्रयोग आरंभ हुआ। मुगल काल में छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था, परंतु मुगल काल में लेखन कला उच्च कोटि की थी। इस समय 8 प्रकार के सुलेखन शैली का प्रचलन था। मुगल कालीन शासकों ने मदरसों एवं मकतबों के माध्यम से शिक्षा पर जोर दिया। अकबर ने गणित, खगोल विद्या, आयुर्विज्ञान, दर्शन एवं तर्कशास्त्र जैसे विषयों के अध्ययन के प्रसार से लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। मुगल काल तक भारत में आलू, कद्दू, टमाटर, मटर, हरी मिर्च, अमरूद, सीताफल उगते ही नहीं थे। ये सब दक्षिण अमेरिका की सब्जियां व फल हैं जो मुगल काल के अंत में यूरोप के व्यापारी भारत लाए। लेकिन सेम, पालक, शकरकंद, तोरई, करेला, लौकी, भिंडी तथा बैगन जैसी सब्जियां और केला, आम, तरबूज, बेर, अंगूर, अनार जैसे फल खूब होते थे। बच्चों, इसी के साथ ये हमारा ये पाठ और ये हमारा विषय समाप्त होता है। कक्षा 7 का कोर्स बच्चों यहाँ से पूरा होता है। अगर बच्चों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि बच्चों आपके पास समय से नोटिफिकेशन आता रहे। ओके बच्चों, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।